नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मण सिंह राजपूत एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लेकर के कक्षा 12 से विविध प्रतियोगी परीक्षाओं और अकादमिक परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न किए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि प्रस्तावना का एक समग्र अध्ययन किया जाए और अधिकाधिक बिंदुओं को सम्मिलित किया जाए। आइए देखते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। संविधान के प्रथम पृष्ठ की यदि हम बात करें तो संविधान का प्रथम पृष्ठ अर्थात भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जो कि कुछ इस प्रकार है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह इसका अंग्रेजी वर्जन है, यह हिंदी में भी है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। अब हम बात करें कि प्रस्तावना होती क्या है। तो प्रस्तावना से आशय है, जिस प्रकार एक डायरेक्टर एक बड़ी 3 घंटे की मूवी बनाता है और साथ ही साथ उसका एक 2 मिनट का ट्रेलर भी बनाता है। उस मूवी में 3 घंटे में वो क्या दिखाने जा रहा है वो महज 2 मिनट के ट्रेलर से स्पष्ट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार भारतीय संविधान, जो कि बहुत ही बृहद संविधान है, उसकी प्रस्तावना को देखने मात्र से भारतीय संविधान के उद्देश्य, भारतीय संविधान का सार हमें ज्ञात हो जाता है। भारतीय संविधान के दर्शन का हमें पता चल जाता है। अर्थात प्रस्तावना संविधान का सार होता है, प्रस्तावना संविधान की भूमिका होती है, इसमें उद्देश्य परिभाषित होते हैं, इसलिए इसे उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करें कि प्रस्तावना सर्वप्रथम किस देश के संविधान में सम्मिलित की गई। तो सर्वप्रथम अमेरिकी देश के संविधान में प्रस्तावना प्रयुक्त की गई थी। अब हम बात करें कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। 13 दिसंबर 1946 के दिन भारतीय संविधान सभा में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। कालांतर में यही उद्देश्य प्रस्ताव लगभग उसी रूप में भारतीय प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया। आइए भारतीय संविधान की प्रस्तावना को देखते हैं, जो कुछ इस प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006 को एतद् द्वारा अंगीकृत, इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। अर्थात इस संविधान को आज के दिन हम अडॉप्ट करते हैं, इनेक्ट करते हैं और गिव टू अवर सेल्फ। अब हम बात करें कि जो अभी प्रस्तावना हमने देखी है, यह वर्तमान प्रस्तावना का स्वरूप है। पर हम बात करें कि क्या संविधान की प्रस्तावना शुरुआत से ही ऐसी थी, तो ऐसा नहीं था। सन 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन में प्रस्तावना में कुछ नवीन शब्द जोड़े गए। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा कुछ नवीन शब्द इसमें जोड़े गए और प्रथम बार संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया गया। यहाँ जो प्रस्तावना है उसमें कुछ नए शब्द जो जोड़े गए थे वो मिसिंग हैं। वो कौन से हैं उनका आप अंदेशा लगा सकते हैं, नहीं है तो देखते हैं। वो शब्द कुछ इस प्रकार हैं: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये तीनों ही शब्द सन 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन के जरिए जोड़े गए थे। यह संशोधन इतना विशाल था कि इसे भारत का मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रथम बार हुआ था जब संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कोई संशोधन किया गया। उसके उपरांत आज तक प्रस्तावना में और कोई संशोधन नहीं किया गया है। अब हम बात करते हैं प्रस्तावना के अध्ययन की। तो प्रस्तावना का अध्ययन
प्रस्तावना के तत्वों के रूप में किया जा सकता है। इसे हम 4 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं: संविधान का स्रोत, राज्य की प्रकृति, उद्देश्य वितरणात्मक, लागू होने की तिथि। आइए सर्वप्रथम देखते हैं संविधान का स्रोत। हम भारत के लोग एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। इन शब्दों से हमें ज्ञात होता है कि भारतीय संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है, उसकी शक्ति का स्रोत कहाँ है। तो भारतीय जनता के द्वारा ही इस संविधान को अपने ऊपर लागू किया गया था। तो भारतीय संविधान को समस्त शक्ति प्रदान करने वाला स्रोत इस देश की जनता है, जो प्रस्तावना से ज्ञात होता है। अब देखते हैं द्वितीय, राज्य की प्रकृति। भारतीय संविधान के द्वारा जिस प्रकार के राज्य की स्थापना होने वाली है या हुई है, वो कुछ इस प्रकार है। वो कैसी होगी, इस बात का अनुमान हमें प्रस्तावना को देखने मात्र से लग जाता है, जिसमें पंक्तियां हैं: हम भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। अर्थात भारत के संविधान द्वारा स्थापित राज्य का स्वरूप कुछ इस प्रकार होगा। उद्देश्य, अर्थात इस संविधान को जो हम भारत देश में लागू करने जा रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या होगा। वितरणात्मक, यहाँ के नागरिकों को इससे क्या वितरित होने वाला है, क्या मिलने वाला है, कौन से अधिकार मिलने वाले हैं, यह ज्ञात हो जाता है प्रस्तावना को देखने मात्र से। इसमें कहा गया है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय नागरिकों को प्रदान करेंगे। 5 प्रकार की स्वतंत्रता हम इसमें प्रदान करेंगे। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान की जाएगी और व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय अखंडता को सर्वोच्च रखा जाएगा और इस प्रकार की बंधुता बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। अब हम बात करें लागू होने की तिथि। दृढ़ संकल्पित होकर संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को लागू किया जाता है, अधिनियमित किया जाता है और स्वीकार किया जाता है। यह ज्ञात हो जाता है संविधान की प्रस्तावना से। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है और 26 नवंबर 1949 को संविधान के 4 उपबंधों को लागू कर दिया गया था। बाकी के उपबंध लागू किए गए थे 26 जनवरी 1950 को, और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि 26 नवंबर 1930 से कांग्रेस, जो कि स्वतंत्रता आंदोलन का अगुवाई दल था, वह स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता आ रहा था। तो स्थिति को विशेष महत्व प्रदान करने के लिए उस दिन इस संविधान के समस्त उपबंधों को लागू किया गया। ये संविधान सभा की अंतिम बैठक की कुछ तस्वीरें हैं, जहाँ पर संविधान सभा के जो सदस्य हैं, प्रतिनिधिगण हैं, वो इस पर हस्ताक्षर कर रहे हैं और इसे स्वीकार कर रहे हैं भारतीय जनता की ओर से। आइए देखते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त हुए कुछ नवीन शब्दों को। प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। चलिए इन्हें एक एक करके देखते हैं। संप्रभुता। संप्रभुता से आशय है कि भारत राज्य की संप्रभुता यहाँ की जनता में निवास करती है और यह अपने आंतरिक और बाह्य मामले में पूरी तरह से स्वतंत्र है और बाहर से कोई आदेश प्राप्त नहीं करता। संप्रभुता से आशय होता है कि भारत देश अपनी किसी भी भूमि को किसी अन्य देश के पक्ष में उस दावे को छोड़ सकता है या अन्य देश की भूमि पर दावा कर सकता है। सन 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता जब ली गई तो इससे भारत की संप्रभुता कहीं प्रभावित नहीं होती, क्योंकि राष्ट्रमंडल की सदस्यता या अन्य संघों की सदस्यता छोड़ने के लिए भारत संघ पूरी तरह से स्वतंत्र है। आइए अब देखते हैं समाजवादी। मूल संविधान में समाजवादी शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया था, परंतु 1976 में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। मूल संविधान में नीति निर्देशक तत्वों में इसकी झलक हमें स्पष्ट रूप से मिलती थी। अनुच्छेद 39 जो कि आर्थिक विषमताओं को कम करने की बात कहता है, उसमें समाजवादी लक्षण हमें दिखाई प्रतीत होते हैं। 42वें संविधान संशोधन में इसको सम्मिलित किया गया था। इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा था कि हमारा समाजवाद अपने प्रकार का, अपनी ब्रांड का अलग समाजवाद है, हम इसमें राष्ट्रीयकरण करेंगे और जब भी ज़रूरत होगी अन्य तरीके भी अपनाएंगे। जो भारत का संविधान का जो समाजवादी स्वरूप है वो किस प्रकार का है, तो 1955 के कांग्रेस अवार्डी जो सम्मेलन था उसमें स्पष्ट कर दिया गया था भारत में जो समाजवाद होगा वो लोकतांत्रिक समाजवाद होगा।
भारत में निजी और सार्वजनिक संपत्ति दोनों को समान रूप से अस्तित्व बना रहेगा। इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में हम देख सकते हैं। लगभग अब 1991 के बाद उदारवाद का दौर भारत में प्रारंभ हुआ और उदारीकरण को अपना लिया गया, तो समाजवादी शब्द का कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता है। पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता से आशय है कि भारत का कोई अपना धर्म नहीं होगा, वह धर्म विरोधी भी नहीं होगा, परंतु किसी अन्य धर्म को संरक्षण भी प्रदान नहीं करेगा, विशेष संरक्षण नहीं देगा, परंतु सभी धर्मों के साथ समान रूप से व्यवहार करेगा और यह व्यक्ति का अंतःकरण का मामला होगा। मूल संविधान में भी अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 पंथ निरपेक्षता की हमें झलक उनमें देखने को मिलती है। यह भी 42वें संवैधानिक संशोधन में भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था। लोकतंत्र। लोकतंत्र जैसा कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, तो भारत में भारत देश की सरकार सामूहिक निर्वाचन पद्धति द्वारा जनता के द्वारा चुनी जाती है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 324 में पृथक निर्वाचन आयोग की व्यवस्था है। 325 बिना किसी भेदभाव के यहाँ के नागरिकों को मताधिकार प्रदान करता है और 326 अनुच्छेद में सार्वभौमिक मताधिकार की बात कही गई है। सामाजिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र स्थायी नहीं हो सकता, ऐसा कहा गया था भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा 25 नवंबर 1949 के दिन। तो भारत में राजनीतिक लोकतंत्र के लिए सामाजिक लोकतंत्र अर्थात समाज में समान अवसर प्रदान करना, समाज में भेदभाव की स्थिति को कम करना, ये लोकतंत्र को सबल बनाने के लिए आवश्यक है। अब हम बात करें गणराज्य की। गणराज्य से अभिप्राय होता है कि किसी भी राज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी जनता के द्वारा चुना हो, अर्थात वह किसी सामूहिक निर्वाचन प्रणाली के तहत आता हो और वो राजनीतिक संप्रभुता सीधे ही प्रत्यक्ष जनता के हाथ में हो, वह किसी वंशानुक्रम राजा के हाथ में ना हो, साथ ही साथ कोई विशेषाधिकार संपन्न वर्ग राज्य में ना हो। तो भारत में सामूहिक चुनाव होते हैं। हमारे देश के सर्वोच्च पदाधिकारी राष्ट्रपति महोदय को अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा चुना जाता है। अनुच्छेद 325 बिना भेद के सभी मतदाताओं को मताधिकार प्रदान करता है। तो इन व्यवस्थाओं से भारतीय संविधान गणराज्य बनता है। इसके उलट ब्रिटेन में लोकतंत्र होने के बावजूद भी उसे गणराज्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वहाँ सर्वोच्च जो पदाधिकारी है, शासन अधिकारी है, वो सम्राट वंशानुगत होता है। न्याय अपने आप में बहुत ही जटिल संकल्पना है, परंतु भारतीय संविधान में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, और इनका क्रम भी यही है और इसी तरह से हमें याद रखना चाहिए। ये तीनों ही 1917 की रूसी क्रांति के से प्रभावित होकर के भारतीय संविधान में सम्मिलित किए गए। सामाजिक न्याय से अभिप्राय है कि समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, जाति, लिंग, वंश, धर्म, नस्ल के आधार पर कोई भेद नहीं होगा। आर्थिक न्याय का से अभिप्राय है कि भारत राज्य इस ओर काम करेगा कि आर्थिक विषमताएं इतनी अधिक न हो कि कोई व्यक्ति किसी का शोषण कर पाए। शोषण को कम से कम करने के लिए आर्थिक विषमताओं को दूर करने का प्रयास करेगा। राजनीतिक न्याय से अभिप्राय है कि राजनीतिक अधिकारों का उपभोग अर्थात सरकार में बने रहने का, सरकार तक पहुंचने का, राजनीतिक व्यवस्थाओं में पहुंचने का जो नागरिक का अधिकार है वो किसी अन्य परिस्थिति के कारण उससे छीना न जाए। स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की गई है प्रस्तावना में, और मूल संविधान में हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार के जरिए प्रदान की गई है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के जो आदर्श हैं वो फ्रांस की क्रांति से, जो कि 1789 से 99 के बीच में हुई, वहाँ से हमारे संविधान में लिए गए हैं। समता, समता 3 प्रकार की: नागरिक समानता जो कि संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 में वर्णित है, राजनीतिक समानता जो कि अनुच्छेद 325, 326 में नागरिकों को सार्वभौमिक मताधिकार और बिना भेद के मताधिकार प्रदान करता है। साथ ही साथ आर्थिक समता, नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 39 इस बात को सुनिश्चित करता है कि राज्य आर्थिक विषमताओं को कम करने के लिए प्रयास करेगा। बंधुत्व, बंधुत्व की यदि बात करें तो भारत एक ऐसा देश है
जो आपसी भाईचारे और सौहार्द की बात न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट कहा गया है कि व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए राज्य प्रयास करेगा और यह संविधान इस बात के लिए प्रयासरत रहेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के में भी मौलिक कर्तव्य के रूप में बंधुत्व का और आपसी भाईचारा सौहार्द बढ़ाने की बात कही गई है। साथ ही साथ अखंडता की यदि हम बात करें तो अनुच्छेद 1 स्पष्ट कर देता है कि यहाँ संघ राज्य शब्द का प्रयोग न करके राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग किया गया है, जो इस बात को सुनिश्चित करता है कि भारत से और भारत संघ से किसी भी राज्य को स्वतंत्र होने का कोई अधिकार नहीं है। आइए अब बात करते हैं प्रस्तावना के महत्व की। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं की आदर्श सोच, अभिलाषाओं और सपनों को परिलक्षित करती है और इसके बारे में बहुत सारे जाने माने संविधान वेत्ताओं ने और राजनीतिक शास्त्रियों ने अनेक प्रकार की बातें कही हैं। उनमें से कुछ मुख्य इस प्रकार हैं। कन्हैया लाल माणिक्यलाल मुंशी, जो कि राजस्थान से ही संविधान सभा में सदस्य थे, उन्होंने कहा था कि प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। इन्होंने इसे हॉरोस्कोप के रूप में परिभाषित किया था। साथ ही प्रसिद्ध जो वकील रहे नानी पालकीवाल, उन्होंने संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा। संविधान सभा में ही एक और बहुत ही सक्रिय सदस्य और महत्वपूर्ण सदस्य थे ठाकुरदास भार्गव। उन्होंने संविधान की प्रस्तावना के बारे में कहा कि संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है और उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा कि यह इसका ज्वेल स्टोन है, संविधान का आभूषण है। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये भी संविधान सभा के विशिष्ट सदस्य थे, बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य थे। इनके द्वारा प्रस्तावना को कहा गया हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार। एम हिदायतुल्लाह, जो कि भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बने और भारत के न्यायमूर्ति भी रहे, मुख्य न्यायमूर्ति, उन्होंने प्रस्तावना के विषय में कहा गया कि एक गंभीर संकल्प है जिसे शायद क्रांति के द्वारा ही बदला जा सकता है। अर्थात इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट किया कि प्रस्तावना युगों तक संविधान निर्माताओं के साथ साथ इस संविधान के साथ कार्य करने वालों को प्रकाश स्तंभ की भांति मार्ग दिखाती रहेगी। संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना, इस बात को लेकर के बड़ा विवाद बना रहा कि क्या संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है या नहीं है। और ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि संविधान की प्रस्तावना को संविधान निर्माण की अंतिम चरण में स्वीकार किया गया था। अंतिम चरण में इसको जोड़ा गया, तब तक प्रारूप लेखन का कार्य लगभग पूरा हो चुका था और संविधान को 22 भागों में विभक्त कर दिया गया था और इन 22 भागों से स्वतंत्र प्रस्तावना को संविधान के प्रथम पृष्ठ पर जोड़ा गया। और जब इसे स्वीकार किया जा रहा था तो तत्कालीन अध्यक्ष के द्वारा भी यह प्रश्न उठाया गया कि क्या प्रश्न ये है, इसको स्वीकार अस्वीकार करना प्रश्न नहीं है, प्रश्न ये है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, और उसे लगभग यूं ही स्वीकार कर लिया गया। सन 1960 में इसको लेकर के प्रथम बार विवाद उपजा और वो विवाद था बेरूबारी यूनियन एंड इंडियन एनक्लेव। ये 1960 का विवाद था और ये विवाद कुछ इस तरह से था कि सर साइकिल रेडक्लिफ के द्वारा भारतीय सीमा पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में निर्धारित की गई थी। पूर्वी पाकिस्तान, तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान जिसे आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता था, उसका बंटवारा कुछ इस प्रकार किया गया था कि जहाँ से थाने निकलते थे और जो अंग्रेज़ों के थाने उस तत्कालीन समय में स्थापित थे, उनको मिलाते हुए कुछ लाइनें खींच दी गई थी और उन कल्पित रेखाओं को ही विभाजन रेखा मान लिया गया था। और उससे एक विषम परिस्थिति ये पैदा हुई कि वह रेखा कई परिवारों के घरों के बीच में होकर के निकली और जिससे कि एक ही घर में दो देश हो गए थे, एक ही गांव में 2 देश हो गए थे। ऐसी स्थिति में कुछ हिस्से बांग्लादेश को दिए जाने थे और कुछ हिस्से भारत में सम्मिलित किए जाने थे। जब संप्रभु राष्ट्र की बात की जाती है तो ये कहा गया कि भारत की प्रस्तावना में संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया गया और एक संप्रभु राष्ट्र से आशय है कि वह किसी भी क्षेत्र पर अपना दावा छोड़ सकता है या किसी भी क्षेत्र पर अपना दावा कर सकता है। तो पहली बार राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जब इनका आपसी आदान प्रदान इनका होना था इन क्षेत्रों का,
तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगा गया। तो इस बात में परामर्श में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। हालांकि यह स्वीकार किया गया यदि संविधान में किसी अनुच्छेद में एक शब्द स्पष्ट है या उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं तो प्रस्तावना को एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। और यहाँ से यह माना जाने लगा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। अब इसके असर क्या हुए? असर ये हुए कि इसे संशोधित नहीं किया जा सकता 368 की अनुच्छेद की शक्ति के द्वारा। बाद में सन 1973 में केशवानंद भारतीवाद, जो कि 24 अप्रैल 1973 को दिया गया था, इसमें निर्णय यह एक युगांतरकारी संविधान में के संवैधानिक निर्माण में और संवैधानिक विकास में एक युगांतरकारी निर्णय था और सबसे महत्वपूर्ण निर्णय अब तक के इतिहास में माना जाता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले फैसले को ही पलट दिया और कह दिया कि संविधान की जो प्रस्तावना है वह संविधान का हिस्सा है और उसे संविधान की अनुच्छेद 368 में प्रदान की गई शक्तियों के तहत ही संशोधित किया जा सकता है। लेकिन एक बात कही गई कि इसे संशोधित तो किया जा सकता है परंतु संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो यहाँ उन्होंने बहुत ही अच्छा एक निर्णय दिया कि संविधान की प्रस्तावना संविधान से अलग नहीं है। भारत की संसद को जो संप्रभुता प्रदान की गई है भारतीय जनता द्वारा, उसके तहत इसका उपयोग किया जा सकता है, परंतु ऐसी कोई काट छाट नहीं की जा सकती जो कि संविधान निर्माताओं के दर्शन या अभिलाषाओं से पृथक हो और मूल ढांचे को बिगाड़ती हो। अब बात करें बाद में LIC ऑफ इंडिया विवाद 1995 में फिर एक बार पुनः सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भारतीय जीवन बीमा निगम व अन्य बनाम कंज्यूमर एजुकेशन और रिसर्च बाद में प्रस्तावना को एक बार फिर से संविधान का अभिन्न अंग कहकर के सुप्रीम कोर्ट ने संबोधित किया और यहीं से 1973 से ही इस बात का पटाक्षेप हो जाता है। अब बात करें संविधान में की जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन की संभावना। बेरुवारी केस में स्पष्ट किया गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और जब प्रस्तावना संविधान का भाग ही नहीं है तो संविधान के संशोधन की जो शक्ति अनुच्छेद 368 में मिली है उसके तहत इसे संशोधित करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। परंतु बाद में केशवानंद भारती मामले में 1973 में स्पष्ट कर दिया गया कि प्रस्तावना 368 की शक्ति की सीमाओं से बाहर नहीं है और इसे भी ठीक उसी प्रकार से संशोधित किया जा सकता है, परंतु इसमें कोई ऐसा संशोधन नहीं किया जा सकता जो कि संविधान के मूल ढांचे को बिगाड़े। अब संविधान सभा का इसमें क्या मत था? तो संविधान जब तब बना जबकि सभी भाग बनाए जा चुके थे और प्रस्तावना को स्वीकार करते समय अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि प्रश्न यह है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय ने के मतानुसार प्रस्तावना संविधान का भाग है और वह संशोधनीय है, परंतु मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। तो लगभग इस विवाद का अंत हो जाता है और अंततः निर्णय निकलता है कि आज की जो वर्तमान स्थिति है कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और यह प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसे ठीक उसी प्रकार से संशोधित किया जा सकता है जिस प्रकार से अन्य भाग को संशोधित किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और प्रस्तावना के बारे में काफ़ी आपकी जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हुई होंगी। एक नई वीडियो के साथ आपके बीच फिर उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।